नमस्ते, आप सबका स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उसके 2 न्यायाधीशों ने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की हैं, जिनके कारण ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपना जो ब्रीफ है, उसे एक्सीड किया है। ना केवल एक्सीड किया है, बल्कि जो उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं, उनका बहुत भयंकर परिणाम समाज को भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। और परिणाम स्वरूप बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, जो ये वो लेफ्टिस्ट एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, जो ये वास्तविक बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने इसको उठाया है और इस पर उन्होंने एक ऑनलाइन पिटिशन भी तैयार की है कि इन्हें इम्पीच भी किया जाए और जिस तरह की कार्रवाई संभव है वो की जाए। तो आज हम संजय दीक्षित जी से यही जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या टेक्निकलिटीज हैं या क्यों इम्पीच किया जाना चाहिए और क्यों नहीं किया जा सकता, इन सब विषयों पर बात करेंगे। तो उससे पहले आप जो पहली बार आए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें ताकि और लोग जुड़ सकें। जी नमस्ते संजय जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नीरज जी, कैसे हैं जी आप? ठीक हूँ जी। आपको हमारे चैनल पर सभी जानते हैं, इसलिए आपकी कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं सीधा विषय पर ही चलता हूँ कि पहले तो अभी तक क्या होता था कि कोई भी घटना घटती थी, वो जेन्युइन हो या जेन्युइन ना हो, लेकिन अगर वो लेफ्ट के नैरेटिव को सूट नहीं करती थी, तो जनरली कोई अवार्ड वापसी गैंग उठ जाता था या एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स चिट्ठियां लिखा करते थे या ऑनलाइन पिटिशन बनाया करते थे। और जनरली उसमें फर्जी काम ज्यादा होते थे कि किसी आतंकवादी को छुड़वाना है, उसकी मर्सी पिटिशन करनी है। तो ये जहां तक मुझे ध्यान है, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि जो वास्तव में देश के बुद्धिजीवी हैं, जो वास्तव में देश का भला चाहने वाले हैं, उन्होंने ये कामी वामियों का जो टूल था वो उन्हीं के सर पे पटक के दिया है। तो पहली बार देखने को मिला और अच्छा भी लगा। तो इसमें सबसे पहले तो जो मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये है कि आम लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी जज के बारे में कुछ बोल देंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंस जाएंगे, तो लोग अपनी जबान बंद करके बैठ जाते हैं यार कि इस विषय में एटलीस्ट पब्लिकली कुछ नहीं बोलना। तो इसमें कानून क्या कहता है कि क्या हम इन आलोचना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए, जहाँ तक आलोचना करने की बात है, वो सुप्रीम कोर्ट के स्वयं के निर्णय हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ एनी ऑर्डर इज नॉट कंटेम्प्ट। तो किसी भी ऑर्डर का या किसी भी जजमेंट का जो फेयर क्रिटिसिज्म है, वो कंटेम्प्ट की संज्ञा में नहीं आता। ये तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं, मेरे ख्याल से कई सारे इस तरह के उनके निर्णय हैं। ये सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ है। तो इसलिए केवल आलोचना करने से हो जाए ऐसा नहीं होता है। वो जो होता है, कंटेम्प्ट होती है दो कारण से, दो तरह की कंटेम्प्ट होती है। एक तो होती है सिविल कंटेम्प्ट होती है। सिविल कंटेम्प्ट वो होती है जिसमें मान लीजिए कोर्ट ने कोई आदेश दिया और आपके लिए उसकी पालना करना बाध्यकारी है, लेकिन आप उसकी पालना नहीं करते हैं, तो वो उसको बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट। और दूसरी तरह की कंटेम्प्ट होती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट होती है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो होती है जिसमें आप अनर्गल कोई आरोप लगाते हैं या कोई इस तरह का कार्य करते हैं जिससे कि कोर्ट की पूरी फंक्शनिंग जो है वो स्कैंडलाइज होती है। जैसे आपको ध्यान होगा, प्रशांत भूषण ने अनर्गल आरोप लगाए थे करप्शन के, लेकिन उनको सजा होने के बाद भी उन पर ये केवल 1 रुपए का फाइन कर पाए, क्योंकि आप स्थिति देख सकते हैं किस तरह की स्थिति थी वहाँ पर। जी। तो जहाँ तक निर्णयों की है और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ की स्वयं की स्थिति है, वो तो है ये।
लेकिन आजकल सुप्रीम कोर्ट में मनमानी का आलम ऐसा हो गया है कि कुछ भी कर लेते हैं। आपको ध्यान हो, सुब्रत रॉय को कोई 1 डेढ़ साल इन्होंने जेल में डाल के रख दिया था, जिसका कोई प्रावधान नहीं था। तब इन्होंने कह दिया कि नहीं, हम तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में नहीं इसको सज़ा दे रहे हैं, हम तो हमारी जो प्लीनरी पावर्स हैं उसके अंतर्गत हमने इसको सज़ा दे दी है। अब परम स्वतंत्र सिर पर कोई, जब भावई मन ही करहु तुम सोई, वो वाली स्थिति है। तो सबसे अधिक जो आप देख रहे हैं आज के दिन, जो लोगों में रोष है या जिस प्रकार से हम लोग भी सामने आए, वैसे ये बात भी सही नहीं है कि ओपन स्टेटमेंट्स और ओपन लेटर्स पहली बार हुए, नहीं ऐसा नहीं है, कई बार हो चुके हैं। तो हाँ, मैंने पहली बार साइन किया है, ये बात सही है। तो यदि आप उसको मान रहे हैं तो पहली बार है, वरना ओपन स्टेटमेंट्स और ओपन लेटर्स आ रहे हैं। जी संजय जी, दूसरी जो प्रेजेंट अभी टॉपिक है हमारा, कि नुपुर शर्मा पे टिप्पणी करते हैं, और इसमें कुछ लोगों का मानना है कि इनको मेरिट पे डिसाइड करना था, कि जो पिटिशन के अंदर प्रेयर थी केवल उसी की बात करनी थी, बजाय उसके इन्होंने बहुत सारी बातें बोल दी हैं। तो लेकिन वो क्योंकि रिकॉर्ड पर नहीं है, इसलिए इम्पीचमेंट नहीं की जा सकती टेक्निकली। तो क्या ये ठीक है? ये बात सही है, रिकॉर्ड पर नहीं है, इन्होंने रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लिया, तो इसलिए। लेकिन जो इससे उनका एक नैतिक जो एक दायित्व बनता है वो और भी अधिक गंभीर हो जाता है, क्योंकि यदि आप में नैतिक साहस नहीं है आपकी स्वयं की टिप्पणियों को आदेश में लिखने का, तो आपने ये सारी टिप्पणियां की क्यों, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी टिप्पणी आज होती है कोर्ट में, वो सारी की सारी रिपोर्ट हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लाइव ट्वीटिंग होती है। बहुत सारे कोर्टों में तो आपने देखा है कि अब लाइव टेलीकास्ट भी होता है। जैसे आपने वो पूरा हिजाब का निर्णय देखा होगा, वो पूरा का पूरा लाइव टेलीकास्ट होता है, क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इतनी ही पारदर्शिता बना दी है कि वे सारे जितने भी उनके निर्णय होते हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं उनके सारे कोर्ट रूम से लाइव टेलीकास्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी मांग हो रही है, लेकिन लाइव ट्वीटिंग तो होती ही है, और कम से कम नहीं तो मैं 4 या 5 ऐसी ट्विटर हैंडल्स को जानता हूँ जो लगातार करते हैं। लाइव लॉ है उसमें, बार एंड बेंच है उसके अंदर, लॉ बीट्स है उसके अंदर। ये कोर्ट रूम से लगातार इनके वहाँ पे करेस्पॉन्डेंट्स रहते हैं, और वहाँ से वो लाइव ट्वीटिंग करते रहते हैं, तो सब पता चलता है, सबको पता चलता है। और वो जो लाइव ट्वीटिंग है, वो जो चैनल्स हैं वो उसको लगातार टेलीकास्ट करते रहते हैं। तो अगर ये तो इनको अच्छी तरह से पता था कि जो भी ये कह रहे हैं वो रिपोर्ट होगा। उसके बाद भी इन्होंने कहा, और न केवल ये कहा, उससे बहुत सारे जो है कि गंभीर बिंदु बनते हैं, जिनके कारण ही आपने देखा कि ये 117 लोग, जिसमें मैं भी सम्मिलित था, जिसमें 15 न्यायमूर्ति भी सम्मिलित थे, उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि ये गंभीर चिंता का विषय है कि यदि हमारा उच्चतम संवैधानिक न्यायालय इस तरह से लूज टॉक करेगा, तो फिर दूसरों के सामने किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। जो आपके सामने केस नहीं है, आप उसके बारे में टिप्पणी करके उसको पूरी तरह से प्रेजुडिस कर रहे हैं, और आपने कुछ धारणाएं बना रखी हैं। वो धारणाएं जो जुडिशियल रिकॉर्ड के माध्यम से नहीं है, वो धारणाएं आपने भले आप जिस प्रकार के पोर्टल्स को या जिस प्रकार के समाचार पत्रों को आप पढ़ते हैं, उनके माध्यम से जो भी आपकी धारणाएं बनी हैं, वो जुडिशियल धारणाएं नहीं हैं। जुडिशरी की धारणा, ये भी स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता कोर्ट में। ये विधि का स्थापित सिद्धांत है। और ये आपने सुना होगा, एक यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी नहीं लिया जाता। पार्लियामेंट में भी कहते हैं कि साहब कि हम न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान नहीं ले सकते। जी। तो ये जब सुस्थापित सिद्धांत हैं, उन सारे सुस्थापित सिद्धांतों का अतिक्रमण करते हुए 2 ऐसे जज जो भविष्य में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे,
वे इस प्रकार की जो टिप्पणी करते हैं, तो पूरी इंस्टीट्यूशंस के लिए उच्चतम न्यायालय की जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, उसके लिए ही एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जी। तो इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है इसलिए आप उनको इम्पीच भी नहीं कर सकते, क्या ये ठीक है? ये बात सही है, और वैसे भी इम्पीचमेंट जो है वो आपके प्रूवन मिसकॉन्डक्ट पर होता है। तो वो प्रूवन मिसकॉन्डक्ट, जैसे हमारे पारदीवाला जी हैं, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने जजमेंट में आपकी आरक्षण के आवाज विरुद्ध। थोड़ी धीमी, संजय जी आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है। अब ठीक है जी। हेलो। हाँ जी। तो जो ये जस्टिस पारदीवाला हैं, जब ये गुजरात हाई कोर्ट में थे, तब इन्होंने हार्दिक पटेल वाले मैटर में आरक्षण के ऊपर टिप्पणी कर दी थी, और जजमेंट में लिखित में टिप्पणी कर दी थी। तो इनके विरुद्ध 50 से ऊपर राज्यसभा सांसद, मेरे विचार से 58 थे कांग्रेस के, वे पिटिशन लेके, इम्पीचमेंट की पिटिशन लेके पहुंच गए थे। तब इन्होंने उसको बुला के और तुरंत उस टिप्पणी को एक्सपंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इनमें स्वयं में कितना नैतिक साहस उस समय था कि आप अपनी टिप्पणी पर स्टैंड नहीं कर पाया। आपने देखा कि आपके इम्पीचमेंट हो रहा है, आपके विवाद हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रही है, तो आपने उसको बुला के एक्सपंज कर दिया, यानी आप अपनी बात से टल गए, और उस तरह से इन्होंने अपनी खाल बचाई उस समय पर। तो उससे ये दिख रहा है कि भाई ये इनकी आदत में है पहले से, इस तरह के लूज रिमार्क्स। उस समय तो इन्होंने राइटिंग में लिख दिया था। अब यहाँ चूंकि किसी प्रकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप लिख भी नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, तो आप कुछ भी बोल दीजिए। तो ये उदाहरण मैंने दिया था, मैंने अपने डायलॉग्स में भी उदाहरण दिया कि भाई आप देखिए कितना कंट्रोवर्शियल, इतना विवादित विषय था हिजाब वाला। उस पर हाई कोर्ट के, कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजेस ने 11 दिन तक सुनवाई की, और उस 11 दिन की सुनवाई में कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कोई लूज टिप्पणी नहीं की। इसलिए उसके बाद जब निर्णय आया तो किसी को पसंद आया, किसी को ना पसंद आया, किसी ने निर्णय की आलोचना की, किसी ने निर्णय का स्वागत किया, लेकिन न्यायाधीशों के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। तो जुडिशियल कॉन्डक्ट जो है वो इस प्रकार का होता है। ये अनुकरणीय जुडिशियल कॉन्डक्ट था उस अत्यंत विवादित विषय में। यहां तो कोई विवाद था ही नहीं, और उसमें कई सारे गंभीर बिंदु उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, गंभीर जो उन्होंने टिप्पणियां की, वो एक मूल रूप से 4-5 ऐसे विवाद उत्पन्न करती हैं जो कि न्याय की मूल अवधारणा को ही हिला देते हैं। जैसे जो टिप्पणियां उन्होंने नूपुर शर्मा के विरुद्ध की, उसमें सबसे पहले तो जो सुस्थापित सिद्धांत है विधि का, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि सभी को कानून का बराबर संरक्षण मिलेगा। जब उनसे कहा गया कि भाई आपने पहले, ये लॉ है, इसमें कई लोगों को इसकी रिलीफ मिल चुकी है, केसेस साइट किए गए। अर्नब गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जो बहुत लर्नेड जज है, उन्होंने उसमें जजमेंट दिया था, और 3 जज की बेंच की थी, इनके ऊपर बाइंडिंग है, वो उसको मानने से इनकार कर दिया। एक टीटी एंटनी का जजमेंट है, वो मानने से इनकार कर दिया। एक सरबजीत सिंह सैनी का जजमेंट है, वो मानने से इनकार कर दिया। तो आपने उसको कहा कि ये भी, और टिप्पणी और की कि अर्नब गोस्वामी तो जर्नलिस्ट था। तो मतलब अब जो है नागरिकों के बीच में विभेद इस बात से किया जाएगा कि कौन तो क्या है। ये एक नए सिद्धांत की बात की। इसके ये दिखाता है कि आप जो हैं वो स्वयं जो विधि के जो मूल सिद्धांत हैं उनसे या तो आप अनभिज्ञ हैं, या फिर आप में इतना अहंकार है कि आप उसको देखना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी समस्या, पहली बात। और उसी के साथ जो दूसरी उसके एलाइड थी कि एक ये सिद्धांत है प्रेसिडेंट का, ये जो भी बेंच है वो अपनी कोऑर्डिनेट बेंच या अपने से सुपीरियर बेंच का आदेश मानने के लिए बाध्यकारी है उसके ऊपर। वो नहीं माना, सुनने से इनकार कर दिया। अर्नब गोस्वामी अलग है, नहीं हम नहीं मानते, क्यों, हमारी मर्जी। तो ये वाली बात हुई, स्वेच्छाचारिता हो गई। इससे क्या है? ठीक बात है।
तो वही उसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, पहले तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ हम्म, लॉ उसको डिनाई किया। फिर दूसरी बात जो है वो कहते हैं कि साहब की वो जब उनको बताया गया कि भाई वो उसको प्रोवोक किया गया, इसका संदर्भ ऐसा था, उसको बिना संदर्भ के नहीं देखा जा सकता, तब कह दिया कि ये चैनल जो है ये कैसे डिबेट कराती हैं सब जुडिस मैटर पे। हम्म, अब ये दूसरा सिद्धांत इन्होंने कोई स्थापित कर दिया कि आप सब जुडिस मैटर पर आप बातचीत नहीं कर सकते। सब जुडिस मैटर पर अगर बातचीत नहीं कर सकते तो चैनल तो सारी की सारी डिबेट बंद ही करा दो ना, कह दो कि कोई चैनल किसी प्रकार का डिबेट नहीं करेगी। केवल मौसम का हाल सुना सकते हैं फिर तो। हाँ, वो कह रहा था ना आपको, वो सुशांत सिन्हा कि हम केवल मौसम का हाल सुना सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। हम्म, तो ये तो अजीब ही बात है, मतलब मैं तो कहूँगा कि तो मूर्खता जैसी बात है। तो ये बिल्कुल नहीं दिखा था कि कोई जो है विद्वान न्यायाधीश जो है वो बैठ के कर रहे हैं। वो तो ऐसे जैसे गली कूचे में हम लोग बहस किया करते हैं ना फालतू की, जैसे बच्चे करते हैं, हम्म, उस तरह की बात ये हो रही। फिर जी, तीसरा सिद्धांत और वहाँ पर लागू कर दिया जो कि बिल्कुल सुस्थापित है विधि में और आपके न्याय में। वो ये स्थापित कर दिया कि जो क्रिमिनल लायबिलिटी होती है उसमें ये सिद्धांत है कि क्रिमिनल लायबिलिटी जो है उसमें कभी भी वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, यानी थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। उसमें जिसने अपराध किया है उसी को सजा दी जाएगी। तो उन्होंने स्थापित कर दिया कि साहब कन्हैया लाल मर्डर के लिए नूपुर शर्मा उत्तरदायी है। कल को कोई ये कह सकता है कि साहब कि किसी और का आगे मर्डर हो जाए तो कोई ये भी कह सकता है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उत्तरदायी है। लेकिन और संजय जी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कन्हैया लाल हम्म, का मर्डर हुआ। हमने भी कहा कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ उसके लिए जो हमारी जो पॉलिटिकल मैसेजिंग हुई अरब देशों के सामने, वो उसका निश्चित रूप से उसके हाथ है। तो उसके लिए क्या करें? क्या आप ठीक बात। मोदी जी के, दोवाल जी के विरुद्ध इस पर कार्रवाई हो सकती है क्या? हम्म, जी, इसमें वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है क्या? कि वाइकेरियस हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहें कि साहब की नहीं, नरेंद्र मोदी अजीत दोवाल के ऊपर वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उन्होंने कतर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए जो है वो हत्या हो गई कन्हैया लाल की। इस तरह का आर्ग्यूमेंट चल सकता है क्या? इसी तरह का आर्ग्यूमेंट ये नूपुर शर्मा के विरुद्ध चलाने के साहब नूपुर शर्मा ने कहा इसलिए कन्हैया लाल की हत्या होगी। कल को किसी और की हत्या हो जाए तो कोई कहेगा साहब के वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की। ये कौन से तर्क हैं? ये तो जो है वो जब हम वो क्या बोलते हैं क्या बार के उसमें बार रूम में भी बैठते हैं तो भी लोग इस तरह के आर्गुमेंट नहीं करते, तो भी ज्यादा ये समझदारी की बात बात है। आप और जो कौन से बात की बात कर रहे हैं पहले स्पष्ट कर दें। नहीं देखो, हम तो बार एंड बेंच वाली की बात कर रहे हैं। वैसे तो जो पुराने जमाने में बार होती इसीलिए थी, नाम ही बार इसलिए पड़ा हुआ है। लेकिन हम तो पूरी तरह से कॉलोनियल है ना, जो कह रहे हैं कि साहब हम अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाते हैं बाहर और वहां पर जाकर जो है वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो नहीं दिए जाने चाहिए। तो भारत की पार्टी व्यवस्था अच्छी है या बुरी है इस पे आप जाके अमेरिका में क्या बात कर रहे जी, हैं? और उसके ऊपर कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की थी तो फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि आप अपने भाइयों को अपॉइंट करेंगे? विश्व के किस देश में ऐसा होता है? कॉलेजियम कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम की के बारे में कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपने अपने कब्जे में कर लिया और उसके बाद इसका मतलब है कि साहब जुडिशरी केवल जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबल है। ये स्थिति बना दी है। इसीलिए अब चारों तरफ से आवाज उठने लगी है। आपको ध्यान होगा हमने रिपब्लिक 2.0 किया था आज से 3 जी, साल पहले, और अब चारों तरफ से रिपब्लिक 2.0 की आवाज उठ रही। तो इसके लिए जयपुर डायलॉग्स को तो कम से कम लोगों को बधाई देनी चाहिए कि हमने 3 साल पहले रिपब्लिक 2.0 की थीम पर कार्यक्रम कर दिया था। ठीक बात है और इसकी बधाई तो मिलनी चाहिए संजय जी को। और संजय जी इसमें जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो जो बिंदु आप रख रहे हैं ऐसा मतलब सहजता से ये लगता है कि जो ये जज वहां बैठे थे उन्हें भी इन चीजों की बुद्धि तो होगी क्योंकि आज नए नए जज तो अपॉइंट हुए नहीं है।
तो ऐसा ऐसा क्या कारण है कि इस तरह के अनकॉल्ड फॉर कमेंट्स दिए जाते हैं जो, और फिर वो ऑर्डर में नहीं डाले जाते हैं? अब ये तो देखिए, अब हम इसके अगर अब स्पेकुलेट करेंगे तब अवश्य हम कंटेम्प्ट के दायरे में आ जाएंगे। जब तक हम उसके ऊपर फेयर कमेंट कर रहे हैं तब तक तो ये ठीक है, लेकिन अब क्या कारण थे, क्या नहीं कारण थे, अब सुप्रीम कोर्ट के आप अगर गलियारों में घूमेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो हम रिकॉर्ड पे और ओपन एयर पे बैठ के बात नहीं कर सकते। प्रशांत भूषण तो चाहे कर भी सकते हैं, क्योंकि उनको 1 रुपये से ज़्यादा फाइन लगेगा नहीं, लेकिन हम और आप करेंगे तो हो सकता है हमको ज़्यादा फाइन लग जाए या और भी कुछ हो जाए। तो ये बहुत ही अजीब बात है। आप संविधान की बात कर रहे हैं कि हम संविधान की बात करेंगे। आपने एक ऐसे सिद्धांत को वहाँ पर मान्यता दे दी, जिसमें कि शरीयत में जो सिद्धांत हैं, उनको एक प्रकार से आपने मान्यता दे दी। यानी कि आप बात कर रहे हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की, और सेक्शन 295 ए है यहाँ पर अधिकतर। आप सेक्शन 295 ए में अधिकतम 3 वर्ष की सजा दे सकते हैं, और सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं उस महिला के विरुद्ध चारों तरफ से। वो बिल्कुल अपने, जिसको कह रहे हैं कि लाइफ का थ्रेट है उसको, और उसको आप कह रहे हैं कि नहीं, आपको जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है जो दूसरों को हमने दिया है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऐसा अपराध किया है जो कि शरीयत में पनिशेबल है। तो ये 295 बी और 295 सी भारत की आईपीसी में तो है नहीं, पाकिस्तान की आईपीसी में है। तो एक तरह से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनडायरेक्टली जो ये इन्होंने यहाँ पर सेटअप कर दी पाकिस्तान की आईपीसी, तो ये भारत के संविधान के साथ में चल रहे हैं या कि किसी और संविधान के साथ में चल रहे हैं? किस प्रकार का ये भारत का संविधान है? भारत के संविधान में तो इस तरह की कोई व्यवस्था दिखी नहीं मुझे जी। तो ये बहुत अधिक, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये इतना गंभीर इन्होंने किया है कि जिसके लिए यदि ये ओपन स्टेटमेंट जारी हुआ है और लोग जो हैं वो पिटीशन डाल रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि इम्पीचमेंट की रिक्वेस्ट की जो पिटीशन डाली गई उसमें लगभग 36-37 हज़ार सिग्नेचर तो हो चुके हैं। जी। आपका वीडियो फेड हो गया है संजय जी। हाँ, वो कुछ हो गया दिखता। मैं बुलाता हूँ किसी को, तब तक आप जारी रखें। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, क्योंकि कल मैंने एक डिस्कशन की थी कि ये जो सर तन से जुदा है, अब नॉर्मली क्या होता है कि हम आपस में, मान लीजिए घर के लोग बैठे हैं या मैं सड़क पे जा रहा हूँ कहीं पे और मेरा व्हीकल किसी के व्हीकल से टच हो जाता है, तो गर्मा गर्मी होती है, मैं बोलता हूँ मैं तो ये जान से मार दूंगा। तो इस तरह की धमकी का संज्ञान कानून में नहीं लिया जाता, और जहां तक मेरी समझ है कि इसे एक क्राइम नहीं माना जाता, क्योंकि पता है को हीट ऑफ द मोमेंट पे बात हुई है, कोई ऐसा करेगा। मैं 1 मिनट एग्जिट होके वापस ज्वाइन करता हूँ। ठीक है जी। जी, जब तक संजय जी जुड़ते हैं, हम वैक्सी जी आपका सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न ले लेते हैं आपका, मैं कोई देख लेता हूँ। सम्यक चरित्र कमलेश तिवारी जी accused moved a transfer petition and it was allowed. The case was moved from लखनऊ to प्रयागराज। जी हाँ, और अब उनकी जो पत्नी है उन्हें हर बार वो 200-250 किलोमीटर दूर उसके लिए जाना पड़ता है। शेयर द पिटिशन एंड साइट। जी, मैं अभी जो पिटिशन है उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे, यहाँ मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ पिटिशन का जो लिंक है, ये यूज कर लीजिए। संजय जी जुड़ गए हमारे साथ। हाँ जी संजय जी, मैं आपसे वही क्वेश्चन रिपीट करने लगा हूँ कि कभी सड़क पे तू मैं हुई किसी के साथ, परिवार में कोई वाद विवाद हो गया तो हम बोल देते हैं मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो ऐसी धमकियों का संज्ञान नहीं लिया जाता और इसको पनिशेबल भी नहीं माना जाता। तो लेकिन ये जो सर तन से जुदा वाली बात की जाती है, मुझे लगता है कि अब हमारे देश में इतने केस हो चुके हैं कि इसके लिए एक स्पेशल लीगल प्रोविजन हो जाना चाहिए कि जो भी ऐसा करे उसको अटेम्प्ट टू मर्डर या इस तरह की किसी धारा से लिंक कर देना चाहिए।
क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ? ये ऐसा हो सकता है? आप न केवल ठीक सोच रहे हैं, ये प्रोविजन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अच्छा। जब यदि कोई सर तन से जुदा की धमकी देता है तो बेसिकली इट इज अबेटमेंट टू मर्डर, और अबेटमेंट टू मर्डर 107 आईपीसी में डिफाइंड है। अबेटमेंट ऑफ नहीं। ऑफेंस क्या होता है वो उसमें डिफाइंड है, और हम्म, अबेटमेंट की जो पनिशमेंट है वो 115 आईपीसी में डिफाइंड है। उसमें ये लिखा है कि भाई अगर अबेटमेंट की अगर किसी ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट होता है जिसकी सज़ा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो ऐसे अबेटमेंट पे 7 साल की सज़ा होगी, और यदि वो ऑफेंस कॉज हो जाता है तो वही सज़ा होगी जो उस ऑफेंस की सज़ा है। अच्छा। 115 आईपीसी चेक कर लीजिए आप। नहीं, तो मुझे एक बात तो बताइए। ये जो है प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है, ये वीक पुलिसिंग की प्रॉब्लम है। अगर अबेटमेंट टू मर्डर के चार्जेस इनके ऊपर लगाए जाएं तो आप देखिए कि 4 दिन में ये सारे के सारे ये तौकीर रजा और ये मौलाना तौफीक और मौलाना तौसीफ और मौलाना तौहीद जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपको घुटनों के बल आपके सामने खड़े मिलेंगे। हम्म। अच्छा। क्यों? तो मैं इस दूसरा ये इम्प्रेशन भी है में। ना, आप देखिए दिल्ली पुलिस का विशेषकर ये देख लिया जाए तो यूनियन गवर्नमेंट की जो पूरी की पूरी पॉलिसी है वो इस तरह के तत्वों के प्रति पूर्ण तुष्टीकरण की है, और अब तो तृप्तिकरण भी होने वाला है। तो ये जो हम्म। तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की तरफ ये जो इन लोगों का जो मार्च है वो इस देश को बहुत खतरे की स्थिति में डाले दे रहा है। हम्म। संजय जी, मैं एक बार फिर से समझना चाहता हूँ, इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि मैं सड़क पे किसी को बोलता हूँ कि तूने मेरी कार को हिट किया, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो ये मैं एक तरह से धमकी तो दे रहा हूँ। क्या क्या ये पनिशेबल है? बिल्कुल पनिशेबल है। मैंने बोला ना अच्छा। आपको, ये आप यदि धमकी देते हैं डायरेक्ट, देखिए 2 तरह की हो गई हैं। धमकी देते हैं तो वो फिर उसके ऊपर जो धाराएँ लगती हैं वो बेलेबल धाराएँ हैं। हम्म। आपके 503, 504, 505 इत्यादि जो हैं वो सब बेलेबल धाराएँ लगती हैं उसके ऊपर। हम्म। लेकिन आप अबेटमेंट सर तन से जुदा है, वो केवल धमकी नहीं है। हम्म। सर तन से जुदा का एक कॉन्टेक्स्ट है, और हम्म। सर तन से जुदा का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट लेके देख सकते हैं कि किसी भी मौलाना मौलवी के द्वारा इस तरह की कॉल वो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर मैंडेटरी है। आपको उसमें जो तकलीद का सिद्धांत है वो देखना पड़ेगा लोगों को। वो जिहाद की कॉल है वो। हम्म। आप तो जानते हैं जिहाद की किस तरह से, दारुल जी। हरब में जिहाद की कॉल क्या होती है? हम्म। कोई भी इमाम दे सकता है। दारुल हरब में तो कोई भी हम्म। इमाम जो है वो जिहाद की कॉल दे सकता है। ये दारुल हरब है, यहाँ पर ये जिहाद की कॉल है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन एक डिमांड है उनके हम्म। फॉलोअर्स से, और फॉलोअर्स का ये धर्म है कि वो तकलीद करें, यानी नकल करें उसकी। अकल का हम्म। इस्तेमाल आप जानते हैं वर्जित है जी। हनफी मजहब में। जी। तो इस तरह की जो भी कॉल जो देता है वो सीधे सीधे अबेटमेंट टू मर्डर है। तो ये जो बात आप कह रहे हैं संजय जी, ये तो मैं आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड। इसका मतलब तो इसकी बड़ी सिंपल रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि हम अपीजमेंट की एक्सट्रीम पर जा रहे हैं इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। देखिए ये सेक्शन 115 इन द इंडियन पीनल कोड में पढ़ देता हूँ आपको। 115, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ if offense not committed. Whoever abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life shall, if that offense has been committed in consequence of the abatement, and no express provision is made by the court for the punishment of such abatement, be punishment with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years. हम्म। और फिर इसमें जो है आगे है कि if any act for which the abettor is liable in consequence of the abatement and which causes hurt to any person is done, the abettor shall be liable to imprisonment of either description for a term which may be extend to 14 years, or shall also be liable to fine. हम्म। और
offense, if murder occurs, then he shall be liable to the same which punishment. makes him up to 14 years and to fine. तो ये इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है, इसमें संदेह कहाँ है? ये लोग क्यों नहीं इनको अबेटमेंट विद मर्डर से चार्ज करते हैं? उसमें तो 7 साल की मिनिमम सजा है, नॉन बेलेबल और है, और उनका जो पास कॉन्डक्ट है वो अगर उसमें आ जाएगा तो बेल भी आसानी से नहीं मिलेगी। 295A में तो बेल रूटीन में मिलती है। ठीक बात है आपकी। और मैं तो अभी तक संजय, अभी आपसे बात करने से पहले तक तो मैं यही सोच रहा था कि इसके लिए कोई अपने पास प्रोविजन नहीं है। दैट मीन्स मैं इसको रिफ्रेज कर रहा हूँ कि अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर होते और आपके पास एक केस आता तो आप क्या एक्शन ले सकते थे? मैं तो तुरंत उसमें 115 लगाता। आपको कहाँ सवाल की बात क्या? वो 115 इसलिए भी नहीं, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में इस्लाम की समझ ही नहीं है, जीरो समझ है, और ऊपर से कोई गाइडेंस नहीं है। नहीं, गाइडेंस तो है संजय जी, ये नहीं, गाइडेंस तो पूरी है कि ये शांति का मजहब है, तो पूरी गाइडेंस मिलती है। ऊपर से आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस तरह की बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर आपके वो गुस्ताखी की सजा जो है वो सरतन से जुदा है, उसको उन्होंने सैंक्शन कर दिया हो, ये गुस्ताखी की सजा सरतन से जुदा है, इसलिए नूपुर शर्मा रिस्पॉन्सिबल है सबके लिए। इस तरह की अगर लूज कमेंट होगी, ये तो बहुत ही गंभीर है। मैं कह रहा हूँ कि ये एक तरह से कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। ये दिस इज कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दिस इज एक्सट्रीमली सीरियस। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें सर तन से जुदा के लिए कोई अलग से प्रोविजन की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी कानून के अंदर है। इट इज जस्ट अ फेलियर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। एग्जैक्टली, अच्छा, एग्जैक्टली। They have to use 115 IPC which already exists. ओके। अच्छा, एक जो उन्होंने बात कही उसकी लूज टंग की, तो अब कई लोग बोल रहे हैं कि लूज टंग इस केस में किसने की है, कि वो सुप्रीम कोर्ट जो ये जजेस थे उन्होंने की है या उन्होंने की है? आज हमने एक कार्टून चलाया है, ये ग्राफिक चलाया उसके ऊपर जयपुर डायलॉग्स पे, कि कानून की जीभ लंबी होती है। अच्छा, हाथ का तो पता नहीं, लेकिन आजकल कानून की जीभ बहुत लंबी होती है। तो इसमें आप समझ जाइए हम क्या कहना चाहते हैं। तो देखना पड़ेगा। कौन से उस पे डाला है आपने, जयपुर डायलॉग्स पे? तो उसके ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा वगैरह जो सोशल मीडिया के भी जो भी है उसके चैनल्स, उस पे सब पे कानून की जीभ लंबी होती है। ओके। अच्छा संजय जी, इसमें ज्यादा जो एक चीज जो बॉदर कर रही है वो ये है कि अभी तो चलिए एक इंसिडेंट हुआ, आया गया, हम उसको छोड़ देते हैं, जैसे वो हमारी आदत है कि चलो यार हो गया, सब चलता है। लेकिन कल को जब यही जो दो महानुभाव हैं वो चीफ जस्टिस भी बनेंगे, तो which does not augur very well, which actually very problematic, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि इस तरह के लोग इस तरह के विचार के साथ यदि वो चीफ जस्टिस बन जाते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते हैं, तो वो तो दे विल क्रिएट हैवक। आप देखें जिस तरह की रिस्पांस आई है, वो मेरे ख्याल से 7-8 घंटे में उसमें 40,000 से ऊपर सिग्नेचर आ गए। लोग कितना एजिटेटेड हैं इस तरह के इनके व्यवहार से। और उसके बाद वो पार्टी वाला साहब जाते हैं और कहते हैं कि साहब रूल ऑफ लॉ यहाँ पर नहीं है। अरे भाई, रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपके कोर्ट रूम में था क्या रूल ऑफ लॉ जिस समय आप ये सब प्रोनाउंस कर रहे थे? रूल ऑफ लॉ नहीं है। बेसिक ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी ये दुहाई देते रहते हैं हर समय, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पूरा का पूरा एक वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। हम भी जानते हैं 80% जो है ये नकल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, और जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं वो बिल्स ऑफ राइट्स उठाए गए हैं सीधे सीधे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उठाए गए हैं सीधे आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा,
थोड़ा बहुत सोवियत यूनियन से और इधर उधर का वो करके, और सर बी एन राव थे जो अंग्रेज़ों के बिल्कुल खासुल खास थे, नेहरू जी के बिल्कुल खासुल खास थे, तो उन्होंने ही पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उसी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे सारी बहस हुई थी और उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। इसमें भारत की सभ्यता की ABCD भी नहीं है। केवल एक आर्टिकल 26 जो है वो बहुत परेशानी से डलवाया गया था, उसकी भी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसका कचरा कर दिया। तो ये जब बार-बार कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, तो वस्तुतः ये कहते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के खास तौर से जजेस जो हैं, वो आपको ये बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश शासन है वो आज तक बरकरार है और हम सारे के सारे जो हैं वो उपनिवेशवाद के समर्थक हैं। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद जिसका एक रिफ्लेक्शन हमारा संविधान भी है, वो उसको पूरी तरह से सब्सक्राइब करते हैं। ये आपको बार-बार बताते हैं वो कि हमारी प्रतिबद्धता केवल कॉन्स्टिट्यूशन को है, हमारी प्रतिबद्धता केवल कॉन्स्टिट्यूशन को। कहने का मतलब है कि हमारी प्रतिबद्धता केवल पश्चिम को है, ये कहना चाहते हैं वो। जी। अच्छा, इसमें एक और जो चीज थोड़ी सी पब्लिक फोरम में भी है और जो बॉदर भी कर रही है आजकल, वो ये है कि अगर इस तरह का प्रेसिडेंट कोर्ट ने सेट कर दिया और अब उसका रिजल्ट ये हुआ है कि जो थोड़े से सबड्यूड थे वो अब फिर से मुखर होने लगे हैं। आप देखें कि पूरे देश में इस तरह के इंसिडेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी उठ के खड़ा होता है, धमकी दे देता है, कोई भी उठ के खड़ा होता है, गला काटने लग जाता है। तो अगर इस तरह के माइंडसेट वाले लोग अच्छा, ये फिर से वो मुझे लगता है कि जो हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो FIR जो दर्ज कराते हैं, उनको भी अबेटमेंट मर्डर के जो केसेस हैं, इसमें साथ में वो धारा लगाई जानी चाहिए। स्वयं भी जो है खाली पुलिस ही नहीं करती है FIR जिनको धमकी आती है वो भी कराते हैं। तो उनको ये नोट करें, यदि वो देख रहे हैं ये है आपका प्रोग्राम, तो उनको ये नोट करना चाहिए कि ऐसे हर केस में वो 115 IPC कंपल्सरीली उसमें ऐड करें। ये कहाँ तक रोकेंगे उसको? यदि ये उसको नहीं मानेंगे तो जब कोर्ट में जाएगा मैटर, तो उस समय चार्ज फ्रेम के स्टेज पे उसको एजिटेट किया जा सकता है। तो अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जो बहुत सारे लोग हैं जो ये एबेटमेंट कर रहे हैं, वो तो आपने बता दिया कि 115 उन पे लग सकता है। इसके अलावा एक और जो काम देखा मैंने, एक बहुत फेमस है मुस्लिम मौलाना सज्जाद नोमानी करके, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है, यूट्यूब पे मिल जाता है, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, वो जो ये कंट्रीज थे, कतर, सऊदी अरेबिया वगैरह, इनको धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने इसमें इंटरफियर किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आवश्यकता पड़े तो फिर से करें। तो क्या इसमें NSA इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटिटी को इस इंटरफियर करने के लिए कह रहे हैं भारत की सोवरेनिटी में? ये है, लेकिन इसमें तो भारत सरकार ने खुद ने लंबलेट हो गई, वो दंडवत हो गई उनके सामने। तो अब उसके लिए उन्होंने उसको धन्यवाद कर दिया। वो ज़फ़रुल इस्लाम है जो आपका वहीदुद्दीन खां का बेटा, उसने भी उस टाइम किया था। उस टाइम भी ये कर देते तो इस तरह की नौबत नहीं आती। लेकिन अभी तो समस्या ये है कि हमारा जो पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी ढांचा है, जैसे आपका जो NSA है, अजीत डोभाल, वो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट के ग्रिप में है। पता नहीं उनका क्या वहाँ पर इंटरेस्ट है। वो तो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो उनके गुलाम हो। तो जब इस तरह का बिहेवियर लोग देखेंगे तो उसका फ़ायदा तो उठाएँगे ही उठाएँगे ना। और हम सोचते हैं कि उनके ऊपर ट्रीज़न का केस चलाया जाए या उनके ऊपर आपके सेडिशन का केस चलाया जाए 153 ए का। तो आप ये देखिए 153 के ए के केस में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कैसे पलटी मारी। 153 ए के केस में भी हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पुनर्विचार भाई? कोर्ट कौन होता है आपका? अभी स्टैंड ही नहीं लेते कोर्ट के सामने। और जिन चीज़ों पे स्टैंड लेने की बात है उसको भी ये चाहते हैं कि कोर्ट कर दे, हमें कुछ ना कहना पड़े। जवाब ही नहीं फाइल करेंगे। माइनॉरिटी वाले केस में जवाब फाइल करके विथड्रॉ कर लिया। AMU वाले केस में जवाब नहीं फाइल कर रहे। जामिया मिलिया वाला केस में जवाब नहीं फाइल कर रहे।
दुनिया भर के केसेस है जिसमें जवाब ही नहीं फाइल करते कि भाई कोर्ट कर दे अपनी तरफ से। तो एक तरह से तो इन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली तो शरीयत का राज जो है वो बैकडोर से तो कायम ही करवा रखा है। माइनॉरिटी के नाम पे सेक्युलर कंट्री में माइनॉरिटी को केवल इतनी छूट है कि वो अपने स्पेशल जो राइट है उनको केवल इतना ही है कि वो अपनी कल्चरल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चला सके। वही राइट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को एक्सरसाइज करते हैं तो उनको जो तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती है, उनको तंग किया जाता है। एक इंस्टीट्यूशन बना जो CMEI, कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें ये कंपलसरी कर दिया कि साहब के जो व्यक्ति है वो रिलीजियस माइनॉरिटी को, क्यों होगा भाई, जब माइनॉरिटी का मतलब लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दोनों है तो उसके ऊपर पिटीशन जाती है तो उसका जवाब नहीं देते। ये दिल्ली हाई कोर्ट में उसका जवाब दिया तो उसका जवाब जो है उल्टा दिया। अच्छा, क्या जवाब दिया? तो ये तो पूरा जो आप बीजेपी की जो ये सरकार है ये तो तुष्टीकरण में कांग्रेस से कहीं आगे है। ये कहने को हिंदुओं की सरकार है, ये दिल बिल्कुल इनका जो है मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल कांग्रेस की तरह का है। जो कांग्रेस करती थी वो मुसलमानों को डरा के उनके वोट लेती थी, ये हिंदुओं को डरा के हिंदुओं के वोट लेना चाहते। तो केवल और केवल एक ही ध्येय है, सत्ता। और हम लोग जो है वो इस खुशफहमी में है कि साहब ये हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे। कोई काम किया हो तो बताइए। क्रेडिट लेते हैं राम मंदिर का, उसमें इनका क्या लेना देना? वो एक्सपेडाइट भी हुआ तो सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन की वजह से एक्सपेडाइट हुआ, बाद में उसका क्रेडिट ले लिया। जो लोग जो थे जो उसके मूवमेंट में सबसे आगे थे वो उसमें कहीं नहीं थे। और जो आपके बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में हमारे मोदी जी जो थे, जो पहुंचे नहीं थे, बड़े नेताओं में अकेले वही है जो नहीं पहुंचे थे वहाँ पे। देखिए कितना स्ट्रेटेजिकली चलते हैं वो उसका सारा क्रेडिट ले रहे हैं, वो उसका शिलान्यास कर रहे हैं। और IT सेल उनके गाने गा रहा है कि साहब उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। वो मुझे लगता है 370 कैसे अमित शाह करवा लेंगे। मैं तो अब करता हूँ कि पूरी तरह से NSA ने उसको अपोज किया। अच्छा, जो ये आपके एस्टेब्लिशमेंट है, सारी इंटेलिजेंस एजेंसी, तो उन्होंने इसको अपोज किया। मेरी किताब में ये तो डॉक्यूमेंटेड है, मेरी किताब में लिखा हुआ है जी। अमित शाह प्रिवेल कर गए। अमित शाह प्रिवेल कर गए तो अमित शाह की वाहवाही हो गई, अमित शाह हीरो बन गए। उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा और अधिक उत्साह आया तो उन्होंने CAA ले आया। CAA का जब विरोध हुआ तो उनके हाथ बांध दिए गए, उनको एक्ट नहीं करने दिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए कि वापस NSA का इंटरफेरेंस शुरू हो गया। किस तरह से NSA ने इंटरफेयर किया MHA में, मौलाना साद के टाइम, उसके पहले दिल्ली दंगों के टाइम। वो मौलाना साहब का आज तक पता ही नहीं चला वो कहाँ पर है। उसका पता नहीं चलेगा आपको, किसी दिन आएगा रिहेबिलिटेट होकर पद्म भूषण वगैरह लेके। तबलीगी जमात को सऊदी अरब ने बैन कर दिया और यहाँ पर मौलाना साहब जो है वो माशाअल्लाह वाली बात हो रही है। आप स्थिति देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रही है। जम्मू कश्मीर में अभी आपके रिसेंटली एक किस्सा हुआ जिसमें इतना सीरियस किस्सा है जिसको खैर ये हमारा जो विपक्ष है वो तो मूर्ख है, मैं तो मानता हूँ इनका कोई भविष्य नहीं है। तो ये मोदी जी बहुत लकी हैं, इस तरह का वो मिला है। आप ये देखिए कि वहाँ के जो सुस्थापित हवाला ऑपरेटर और लैंड ग्रैबर माफिया वगैरह उन सबको बुला के प्रधानमंत्री के सामने साथ में खड़ा करके फोटो खिंचवा दी गई। तो लेकिन आप भूल गए कि उसमें टेररिस्ट भी था। मुश्ताक छाया, शौकत चौधरी, प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो टेररिस्ट तो रविंद्र रैना के साथ था। मुश्ताक छाया, आपके शौकत चौधरी, क्या नाम है वो, शेख आशिक, ये सारे लोग जो पूरे जम्मू कश्मीर में दलालों के रूप में प्रसिद्ध हैं, वो वहां आके फोटो खिंचवाते हैं। और फिर बाद में शौकत चौधरी के ऊपर उसके तुरंत बाद CBI की रेड और पड़ जाती है। अच्छा, ये क्या है? और ये जो है ये सारा का सारा मास्टरमाइंड साहब NSA की तरफ से करवाया गया था, फोटो ऑप। वहां पूरा सिस्टम वापस जो है वो सेपरेटिस्ट सिंपैथाइजर के हाथ में दे दिया गया है। अच्छा,
नहीं भाई, ये और क्या बात है, ये तैयारी तो हो रही है कि उसको किसी तरह से वापस मुसलमानों को देके और उनको तुष्टीकरण कर दिया जाए कि नहीं 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 नहीं, जम्मू के ऊपर तो तुम्हारा कब्जा कायम रहेगा, जम्मू तुम्हारी कॉलोनी बनी रहेगी। हम्म और बिल्कुल जो है ना, जो पहले हम कहा हम्म करते थे वही स्थिति आज भी है। ये जो भारत का राज्य है वो भारत के राष्ट्र के विरुद्ध तब भी खड़ा हुआ था, आज भी खड़ा हुआ। हम्म। अ, संजय जी, जब इन इन चीजों पे सोचते हैं तो सबसे बड़ा आश्चर्य जो मुझे लगता है वो ये है कि इनको किस चीज की कमी है, क्या प्रॉब्लम है इनकी, वो प्रॉब्लम नहीं समझ में आती। कि हमने पहले तो जो कांग्रेस वाला वो सब कुछ था वो तो हमने देखा, फिर हमें लगा कि 2014 में ये आए हैं जो हमें बचाएंगे, 2019 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी मिल गई, लेकिन अब ये सारा कुछ उल्टा हो रहा है, तो समझ में नहीं आता कहाँ प्रॉब्लम है। अब मुझे लगता है इसके ऊपर और विशद शोध की आवश्यकता है कि क्या वैसे प्रॉब्लम भी है, आज हमारा टॉपिक भी क्या नहीं है। क्या क्या असुरक्षाएं हैं, कि किस प्रकार हम्म की क्या है, कौन सी इनसिक्योरिटीज हैं, कौन सी आत्ममुग्धता है, कौन सा व्यक्तिवाद है। और आप लगातार परिवारवाद परिवारवाद को आप कोसते रहते हैं तो भाई, हम्म और भाजपा में लगातार व्यक्तिवाद हावी हावी हो रहा है, तो अब व्यक्तिवाद और परिवारवाद में तो मुझे लगता है परिवारवाद में तो फिर भी परिवार में 4-5 लोग होते हैं, हम्म व्यक्तिवाद में तो एक ही व्यक्ति होता हम्म। आपने वो देखा है जो, वो जो रविंदर रैना वाला है कि जो नबी का नहीं वो है। किसी हाँ का हाँ नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो कमेंट किया उसके ऊपर। तो नबी ये का नहीं है, उसके बाद फिर उस टेररिस्ट के साथ में, वो टेररिस्ट को उन्होंने वहां पर तो पूरा घालमेल चल रहा है साहब। आप देखिए ये जितेंद्र सिंह जो है, इन्होंने अपने भाई को, आप ये जरा वहाँ का सिस्टम देखिए आप। और खासतौर से जब मेरे जो एपिसोड्स हैं जावेद इकबाल शाह के साथ में, जो हम्म महबूबा मुफ्ती के एक्स हस्बैंड, उनके साथ में जो मेरे एपिसोड्स हैं वो देखिए आप, वो कितना रिवीलिंग है कि वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल अपने ईमान का पक्का है, वो सच को सच बोलता है। हम्म। अच्छा। आप पूरी एविडेंस देख लीजिए ना कि इन्होंने वहाँ पर जो भी वहाँ काम हुआ सब एमएचए की तरफ से हुआ, पहले ये जान लीजिए। अच्छा। और वहाँ पर एडवाइज़र किसको बनाया गया, बशीर अहमद कौन था, फारूक खां कौन था। हम्म अ, फारूक खां उनके जो है वो आपके पत्थर बल्ली फेक एनकाउंटर का हीरो, और हम्म बशीर अहमद वो रोशनी एक्ट में लैंड ग्रैबिंग का हीरो। दोनों के दोनों वहाँ के अरबपति खरबपति लोग, ब्यूरोक्रेसी के। शाह फैजल का क्या किया इन्होंने वो आप देख लीजिए। वो तो बिल्कुल कैपिचुलेशन है, बिल्कुल। ये क्यों कर रहे हैं संजय, यही तो है। मैं बार बार वही सोचता हूँ कि क्या इनको प्रॉब्लम क्या है, कि वो आदमी जो आपको गालियां देता है, आपकी सभ्यता को गालियां देता है, उसने छोड़ दिया आपको, उसने लेटर पे सजा के दे दिया कि लो भैया मैं जा रहा हूं, आप उसको वापस ला रहे हो। वो एनएसए का खास बताया जाता है। अच्छा। तो अगर कोई एनएसए का खास होगा तो कोई कुछ भी कर ले, वो मर्डर भी कर ले तो उसको माफ़ है। ये पहले वो कहते हैं ना कि साहब की 100 खून की सजाएं माफ़ होती थी कुछ लोगों को, तो हम्म वो इस तरह का मामला बताया जाता है वहाँ पर। हम्म तो जिनको देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, उत्तरदायित्व दिया गया है, ये उनके ही कर कमलों से ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोई पत्ता भी एनएसए के कहे बिना नहीं हिलता। फिर हम्म। आप देखिए कि पॉलिटिकली इन्होंने क्या किया। वहाँ पर जितेंद्र सिंह का भाई है देवेंद्र राणा, सगे भाई हैं दोनों। अच्छा। अच्छा। एक भाई बीजेपी में, दूसरा भाई हम्म। नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मजे कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये तो मेरे लिए न्यूज है ये तो। और अब देवेंद्र राणा को देखा कि तो देवेंद्र राणा को शामिल कर लिया बीजेपी में। अच्छा। दोनों भाई मिलके वहाँ पूरा का पूरा सारा सिस्टम जो है जम्मू का, वो मजे से हम्म सब कार्यक्रम हो रहा है। ज़्यादा कहूँगा तो कहीं डेफेमेशन नहीं कर दे कोई, लेकिन जावेद इकबाल शाह तो खुल के कहते हैं।
वो तो खोल के कहते हैं, आप देखिए उनका, आप फॉलो कीजिए उनका हैंडल, देखिए। ठीक है, मैं करता हूँ। अभी समाचार आ रहा है कि स्थितियाँ जो आप जो देख रहे हैं, ये सब जो है, ये जो आप कैपिटुलेशन और जो सरेंडर हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा एक मुझे लग रहा है, और अल्टीमेटली आरएसएस की भी आप स्थिति देख लीजिए। आरएसएस के जो बड़े बड़े लोग जो हैं, बिल्कुल जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, हम्म उन्होंने भी जम्मू में खेल खेल कर रखे हैं। तो आरएसएस का वो सप्त सिद्धांत की बात मैं करता रहता हूँ ना, वो जो सप्त सिद्धांत जिसको कहते हैं कि इस्लाम, कुछ मुसलमान बुरे हो सकते हैं, इस्लाम अच्छा है, वो लगता है इतना डीप घुस गया है कि उन सब भूल गए हैं कि साहब कि जिहाद क्या होता है और ग़ज़वाए हिंद क्या होता है, गुस्ताखी क्या होती है और इर्तिदाद क्या होता है और मुर्तद क्या होता है, मुशरिक क्या होता है, सब भूल गए। आपने इतना डिटेल में जो पढ़ाया सभी को इस्लाम की हिस्ट्री, वो किसी ने नहीं देखी। वो जो है वो हम लोग ही देख के रह गए, इन्होंने किसी ने देखने की कोई जरा सी भी कोशिश नहीं की। जी। पर संजय जी, बस मैं ये एक आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि अभी तक हम ये सोचते थे कि यार चलो, जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, वो करप्ट है, नेता करप्ट है, लेकिन अल्टीमेटली एक हमें लगता था कि जुडिशरी में जाएंगे वहां पर, हालांकि उसमें भी कोई ऐसा नहीं था, सब दूध के धुले थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि वहां पर भी बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? रिपब्लिक 2.0। तो उसके लिए लेकिन रोड मैप होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन अब ये तो यही है कि जब स्थितियां लोग इस स्थिति में आ जाते हैं जब कुछ नहीं दिखता, तभी फिर कुछ नया करने की सोचते हैं। अभी तक तो ये सोच रहे थे कि भाई हमने एक अपनी सरकार बनवाई है, वो कुछ करेगी, जब देखेंगे साहब कि वो सरकार भी कुछ नहीं कर रही, बल्कि उल्टा जिनके विरुद्ध हमने सरकार बनवाई थी उन्हीं से जाके मिल गई, तब फिर लोग सब सोचने को बाध्य होंगे। ठीक बात है। वैक्यूम तो रहता नहीं, आप जी, जानते हैं। नहीं पर वैक्यूम रहता नहीं, पर अभी तक हो क्या रहा है संजय जी कि वी हैव बीन गोइंग डाउन हिल। तो नहीं, अभी तक का हम जो है वो इस विश्वास में जी रहे थे, हमें क्या है कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हम ऐसी आशा जो है हम आरएसएस से नहीं कर सकते, ऐसी आशा हम बीजेपी से नहीं कर सकते। लेकिन जो तथ्य हैं उनको सामने रखें तो कह के आप भाई आप सोच रहे थे आशा नहीं कर सकते, तथ्य तो कुछ और ही कह रहे हैं। आप लगातार तथ्य उठा के देख लीजिए, कम से कम 2019 के बाद से तो लगातार देख लीजिए, मोहन भागवत जी के बयान देख लीजिए, मोदी जी के बयान देख लीजिए, उनके एक्शंस देख लीजिए, ये लेटेस्ट आप देख लीजिए, नूपुर शर्मा वाला केस देख लीजिए, अखलाक के बारे में उन्होंने क्या कहा देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में उन्होंने क्या किया देख लीजिए। वो सिर्फ सारे एक्ट्स जो हैं वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रखते जाइए, तो आप देखेंगे कि वो हिंदुत्व का उपयोग केवल वहीं करते हैं जहां उनको वो पॉलिटिकली सूट करता है, उसके लिए वो कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि वाकई में यदि हिंदुत्व सुदृढ़ हो जाएगा तो हो सकता है कि उनकी महत्ता कम हो जाए। ऐसा नेता लोग जो करते हैं ना, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप नहीं होने देते कि लोग पढ़ लिख गए तो हो सकता है हमको वोट न दे, वो वाली स्थिति। तो लेकिन फिर पॉइंट वही आ गया ना कि वैक्यूम तो रहता नहीं, लेकिन हम एक विकल्प लेके आते हैं और वो विकल्प पहले से खराब निकल आता है। तो इसमें हमें कुछ अपनी ओर से भी क्या कर सकते हैं इसमें? सोचते हैं, सब सोचते हैं। अब तो पहले तो कंक्लूजन पे तो पहुंचे हैं कि साहब विकल्प काम नहीं करेगा। ये अभी मुझे लगता है इसके लिए भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है कि क्या ये विकल्प जो है बिल्कुल ही ये 100% बेकार हो गया है या कुछ उम्मीद अभी इसमें बाकी है। नहीं, उसमें तो मेरा ये मानना है कि जैसे अब जो जिहादी हैं या मिशनरीज हैं, वो सरकार किसी की भी हो, अपना काम वो निकलवा लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये हिंदुओं वाली पार्टी है, किस वाली पार्टी है, वो सबसे काम निकलवा लेते हैं। तो वो शायद वो कला हमारे पास नहीं है। मैं तो ये देखिए कला की बात तो मैं नहीं कहता,
वैसे यदि देखें, यदि हमारी संगठित शक्ति को भी देखें आप, तो आप ये 5 वर्ष पूर्व और आज की स्थिति में अंतर तो है पॉजिटिव सेंस में। आज की स्थिति में चाहे कोई भी हमें रोके, लेकिन हमारी बात अब रुकती नहीं है। आप कल देखें, जो पहले मैं आपको कह रहा ना, आपने कहा कि ये पहली बार हुआ है, आपको इसलिए लग रहा है पहली बार हुआ है क्योंकि जो पिछले जो लेटर्स वगैरह आए थे वो ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं हुए। कल वाला आपने देखा कितना ज़बरदस्त पब्लिसाइज हुआ। हाँ। और थोड़ा बहुत उसमें हमारा आपका भी योगदान रहा होगा। तो वो आज सारे न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस में था, या तो या फिर अगर अंदर के पेजेस में भी था तो भी वो अच्छी खासी प्रोमिनेंस से था। तो ये तो है, कुछ तो मैं कहूँगा ऐसा है कि ना बहुत संजय कुछ जी, इम्प्रूवमेंट है, लेकिन उसमें सरकार का कोई योगदान है उसमें मुझे संदेह है। वो केवल जो एग्जैक्टली है केवल मैं यही कहने लगा था संजय जी कि वो आपका इनिशिएटिव था या किसी ने कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोई इनिशिएटिव ले रहा है, जबकि स्टेट चाहे तो। अरे ये क्या हुआ? संजय जी का संपर्क कट गया मुझे लगता है हमसे। ये क्या है? देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू बीजेपी। श्रीमान जी, एक ना कहावत है, द ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ पीपल हु थॉट दे आर यूजलेस। जी, संपर्क टूट गया था। हाँ, वो मैंने लॉगिन वाला दबा दिया। अच्छा अच्छा, मैं देख रहा था साइड में चैट नहीं आ रही थी, तो मैं कोशिश कर रहा। अच्छा संजय जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो हम देख रहे हैं कि जो लेटर गई वो प्रोमिनेंस से दिखाई दी, उसमें स्टेट मशीनरी ने तो कुछ नहीं किया, वो तो लोगों का इंडिविजुअल इनिशिएटिव है, आप जैसों का, जिन्होंने किया है, जबकि होना ये चाहिए था। अब पहले उन्होंने इकोसिस्टम किस तरह पे बिठाया, उनको स्टेट पेट्रनेज थी इसलिए बैठा वो तो स्टेट तो मुझे कम से कम मुझे तो कभी नहीं दिखा कि स्टेट इस लेवल पे कोई काम कर भी रही है। क्योंकि आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि ये जो जज लोग हैं, ये जिन पोर्टल्स को पढ़ के अपना मानस बनाते हैं, तो अगर उनका नैरेटिव ऐसे काम करता है तो दूसरी तरह के उसको काउंटर करने वाले पोर्टल्स भी होने चाहिए थे और उससे ज्यादा होने चाहिए थे, और वो काम स्टेट जैसा ही कोई कर सकता है। हाँ, वो तो वो वैसे करते तो हमें ऑफ इंडिया स्वराज को करते तो हैं थोड़ा सा। सिर्फ ये 2 नाम आपको मिलेंगे, और इनमें भी ऑफ इंडिया कंसिस्टेंटली कर रहा है, उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल ज्यादा आता है, लेकिन आप देखिए ना, वन वर्सेस कितने हैं सामने, कितने हैं उसके, लायर, वायर, क्विंट, वो प्रिंट। तो लेफ्ट का पूरा इकोसिस्टम साथ में है ना, उनकी फंडिंग वंडिंग देख लीजिए ना किस तरह से होती है, बाहर से होती है, और वो पूरा लेफ्ट का जो ग्लोबल इकोसिस्टम है वो उनके साथ में है, उसको चेक करने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो भी एक्सपोज कोई कर रहा है तो दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो हॉकाई कर रहा है या एजेंट विनोद कर रहा है, उसमें भी उनका कोई लेना देना नहीं। जी संजय जी, एक तो प्रश्न मैं ले लूं? अवश्य लें। काइजन मोक्ष हैं, बड़े दिनों बाद दिखे हैं ये। नमस्ते जी, sorry for being away for so long. I am just trying to engage with all Hindus I know, so they commercially deal only with Hindus. Don't want to get into the politics, but will this help? Jai Shri Ram. जी संजय जी. Of course this will help. This will help in a very big way, and you're doing some very good work. This is in fact the crux of the matter. If you can get this organized, then I think it will solve a great deal of the problem, and then we'll be on our way. Okay. सम्यक चरित्र है, आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार, मुगलों की संतानों का एवं सरकार पर निरंतर दबाव। अच्छा, तो सुझाव है इनका। सही है, सुझाव बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक वो कॉन्ट्रेरियन व्यू भी देते हैं कि भाई अगर आप उनको ऐसा करोगे फिर वो ज्यादा, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग की तरह कॉइल करके ज्यादा रिबाउंड करेंगे, इस तरह की भी थ्योरी दी जाती है। तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये युद्ध में ये थोड़ी होता है, अरे साहब हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो भी वार करेंगे।
ये तो नेहरू जी वाला लॉजिक है कि हमें चाइना के ऊपर हवाई बमबारी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो भी बमबारी करेंगे, भले पूरा का पूरा वो उनके पास से अरुणाचल वाला जो नेफा था पूरा चला गया, लेकिन नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं तो वो भी वार कर देंगे वापस। ये तो वो वाला लॉजिक हुआ। Hindu Vichardhara, sir, but you don't think YouTube channels are getting strong under current government and movies like Kashmir Files, Rocketry are getting promoted without issue? I agree, it's very slow. Ji. Well, why did Kashmir Files get promoted? They got onto the Kashmir Files bandwagon when it became popular, not before that. तो कोई भी चीज पॉपुलर हो जाएगी तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। They were definitely promoting Prithviraj. I got a call. I can bear witness to it. They were promoting Prithviraj, but Prithviraj failed because it did not have the basic wherewithal. Its content was very poor. And in spite of, I interviewed Chandra Prakash Dwivedi ji, and that interview is there in 2 parts on my channel, you can see. But he wasn't convincing at all. But for the Kashmir Files, people did not require any convincing. They knew that this was a politically incorrect movie and that wasn't hiding any facts, and they went and watched, and they made it super successful. Whereas Prithviraj, with all this 300 crore budget and everything, people saw to it, people could clearly see that it was compromising on basic issues, and it was trying to project some kind of a secular Prithviraj, and they rejected it. ये तो हमारी सफलता है. This is definitely our success, that now people are able to discern, the people are able to perceive, the people are able to sift the good from the bad. Ji, Shri Ravi Shankar ji spoke to around 700 imams and convinced them to support Ram Mandir or at least not oppose. Subramanian Swami has himself vouched for it, but Modi took credit. How sad. जी वो तो बोल ही चुके हैं, संजय जी ने बताया. राहुल शर्मा, और ज्यादा क्या करेंगे, ऑलरेडी मर्डर कर रहे हैं. ये ठीक है. और तो ज्यादा इससे क्या करेंगे, सही बात है. मेरे यहाँ लाइट चली गई है. अच्छा मुझे जी, बस प्रश्न भी हमारे समाप्त हो गए हैं जी. ठीक है संजय जी, सभी दर्शकों की ओर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार. मेरी ओर से भी धन्यवाद. धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी. फिर मिलते हैं. भारत माता की जय. वंदे मातरम. जय हिंद, वंदे मातरम.